नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा जोर देती हूँ ताकि आप लोग जो है खेल के साथ साथ पढ़ाई भी किया करिए। आज बच्चों जो हम लोग करने वाले हैं वो है धानों का गीत। क्या है? धानों का गीत। और ये धानों का गीत, ये आप देखिए, हम बताते हैं आपसे। ये लेसन 8 है। हाँ, ये धानों का गीत कौन सा लेसन है? पार्ट 8 है। तो ये धानों के गीत में हम पहले बताते हैं ना आपसे कि जो ऊपर लिखा हुआ होता है ये पूरे आपके कविता का और कोई कहानी का क्या होता है? निचोड़ होता है। तो यही इसी आधार पर ये आपकी पूरी कहानी होती है, पूरा श्लोक होता है, पूरी कविता होती है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इस कविता में, ये कविता की आपको पता है इस कविता की जो है कवि कौन है? केदारनाथ सिंह जी। तो इस कविता में केदारनाथ सिंह जी ने क्या कहा है पहले देख लीजिए। बहुत ही सिंपल भाषा में किसानों की बातों को, किसानों की भावनाओं को व्यक्त किए हैं, किसानों के विश्वास को व्यक्त किए हैं ये धानों के गीत में। और ये गीत ऐसा नहीं है, ये इस गीत को सुर लय ताल से, जो गांव की भाषा होती है ना, जैसे गांव में लोग सोहर गाते हैं वगैरह सब गाते हैं, तो उसी आधार पर उसको जो है उस गीत की तरह गा करके, और मतलब सारे किसान इसी आधार पर गीत की तरह गा करके अपने बादल का स्वागत करना चाह रहे हैं। हाँ, और बड़े विश्वास के साथ में देख लीजिए क्या है कि प्रस्तुत गीत में किसान की तान में सुर मिलाकर धान, चांदनी एवं गांव के विश्वास को बड़ी ही सरलता से, गांव के विश्वास को बड़ी सरलता से प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, क्या है? तान में सुर मिलाकर। और क्या है? किसान, प्रस्तुत गीत में किसान जो है तान में सुर मिलाकर धान, उनका मुख्य क्या है विषय? धान, चांदनी एवं गांव के विश्वास को बड़ी ही सरलता से प्रस्तुत किया गया है। कवि ग्रामीण प्रवेश के अंतर्गत किसान के स्वर में बादल का स्वागत कर रहे हैं। किसका स्वागत कर रहे हैं? ये बादल का स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, सभी किसान, उनको ये विश्वास है सभी किसानों को कि बादल ज़रूर बरसेगा। एक किसान के लिए यदि वो जो अन्न उपजाता है तो उसके लिए बारिश की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, उसके लिए वो ईश्वर पे ही डिपेंड होता है। ठीक, तो बादल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है खेती में। तो किसान बादल का स्वागत इसी उद्देश्य से कर रहा है कि जो है वो धान उगे। धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे? अब प्राणों के समान होता है। अब किसान जो अपना पूरे परिश्रम के साथ, किसान बहुत मेहनत करते हैं, अब पूरे परिश्रम के साथ खेत में जुटे रहते हैं, खेत में लगे रहते हैं। अब वो खेत में जो धान उगेंगे वो क्या होंगे? धान, उनके प्राणों के समान ही तो होंगे वो धान। तो चलिए हम लोग ये गीत पढ़ते हैं किसानों का, जो केदारनाथ सिंह जी के द्वारा लिखित है। ठीक है, और इसको गीत है तो गीत की तरह पढ़ेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे, उगेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल ज़रूर। चंदा को बांधेंगे कच्ची कलगियाँ, सूरज की सूखी रेत में, आना जी बादल ज़रूर। आगे पुकारेगी सूनी डगरिया, पीछे झुके वन बीत, संझा पुकारेगी गीली अखड़ियाँ, भोर हुए धन के, आना जी बादल ज़रूर। अब मेरा इतना सुर तय ताल तो अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश की हूँ। आप लोग भी कोशिश करिएगा, आप और भी अच्छा गा सकेंगे। चलिए, हाँ, और इसके हम लोग शब्दार्थ समझते हैं और इसकी व्याख्या को समझते हैं। ठीक है, अब इतना तो बहुत ही इजी है, आपको सारे शब्द भी समझ में आ रहे हैं, बस इसके भाव को निकालना है आपको। और केदारनाथ जी ने पहले ही बता दिया है कि गांव के विश्वास, ये क्या है? गांव का विश्वास है। और किसानों की बात है। किसान सारे लोग सुर ताल मिला करके गीत गा रहे हैं।
बहुत सारे फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं बच्चों। हाँ, बिहू फेस्टिवल है, आसाम में मनाया जाता है। जो फसल जब उग जाती है ना, और उसके कटाई के समय ये फेस्टिवल्स मनाया जाता है। तो ये इतना ही किसानों के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, वो एक किसान जान सकते हैं, और बहुत सारे आप भी महसूस कर सकते हैं। तो चलिए ये देखते हैं कि धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे, उगेंगे हमारे खेत में। अब किसान ये क्या कह रहा है, लहलाते हुए खेतों को देख करके, और ये जो है कल्पना करता है कि हमारे खेत में धान उगेंगे, हमारे खेत में धान उगेंगे। धान ही नहीं, वो हमारे प्राण होंगे, वह वो उगेंगे, हमारे खेत में उगेंगे। लेकिन वो तभी होगा जब बादल आएगा। तो बादल को निमंत्रण देते हुए कह रहा है कि बादल को निमंत्रण दे रहा है, बादल कह रहा है कि बादल ज़रूर आना, तभी हमारे खेत में हमारे प्राण स्वरूप धान उगेंगे। ठीक है। अब जब और क्या कह रहा है, कह रहा है कि उसका ये विश्वास है, और कि जो बादल को बुलाएगा तो वो बादल ज़रूर आएंगे, और जब वो वर्षा करेंगे तो हमारे खेत में हमारे प्राण रूपी धान उग जाएंगे। ठीक है। चंदा को बांधेंगे कच्ची कलगियाँ, चंदा को बांधेंगे, और चंद्रमा की जो चांदनी है वो हमारे धानों की बालियों में पड़ेगी। कहाँ पड़ेगी, हमारे जो धान की जो बालियाँ होती हैं ना उसके ऊपर पड़ेंगी। सूरज की सूखी रेत में, और सूखी जो रेत है उसमें सूरज का प्रकाश पड़ेगा। इस पड़ेगा तो आना जी बादल ज़रूर, तो बादल तुम ज़रूर आना, तभी इनके माध्यम से हमारे जो खेत में क्या होगा, हमारे खेत में प्राण रूपी धान उगेंगे, तभी हमारे खेत में प्राण रूपी धान उगेंगे। आगे पुकारेगी सूनी डगरियाँ, और जब वर्षा हो जाएगी तो सारे रास्ते खाली हो जाएंगे। डगरियाँ मीन्स क्या होता है, डगरी मीन्स होता है रास्ते, जो खेतों में पगडंडियाँ बनी होती हैं, जैसे रास्ते होते हैं, इधर उधर खेत होते हैं, तो ये क्या है, डगरियाँ हैं, रास्ते हैं। तो सूनी डगरिया, जब पानी बरस जाएगा तो ये जो है रास्ते खाली हो जाएंगे, सब अपने अपने घरों में होंगे, किसान अपने उसमें होंगे खेत में, मतलब सब अपने अपने घरों में होंगे। तो ये क्या हो जाएगी, जो डगरियाँ रास्ते हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। तो ये सूनी डगरियाँ, ये रास्ते जो है खाली हो जाएंगे, सूने पड़ जाएंगे। पीछे झुके वन बेत, और क्या हो जाएगा, पीछे झुके वन बेत, जो बांस के बेत है, बांस के जो पेड़ हैं वो क्या हो जाएंगे, वो झुक जाएंगे। बांस के पेड़, वन बेत मतलब बांस के पेड़ झुक जाएंगे। जब बारिश होगी तो जो रास्ते हैं वो सूने पड़ जाएंगे, खाली हो जाएंगे, और बांस के पेड़ भी हो जाएंगे, झुक जाएंगे। संझा पुकारेगी गीली अखड़ियाँ, और फिर उसके बाद अब हमारे जो खेत है हमने तो बो दिया ही है, अब भोर, और ये सारे दृश्य देख के बारिश भी हो गई है। अब सुबह खेत में क्या होगा, भोर हुए खेत में हमारे धन रूपी जो है धान उगेंगे। तो ये सब सोच के हमारी आंखें क्या हो जाएंगी, शाम के समय में गीली हो जाएंगी, नम हो जाएंगी। हम लोग किसान कहते हैं जो भावुक हो जाएंगे। ठीक है, किसान जो है बहुत भावुक हो जाएंगे, उनकी आंखें शाम को गीली हो जाएंगी कि हाँ बारिश भी हो गई, हमने अपना काम भी कर दिया, बारिश भी हो गई है। और भोर में हमें जो अपने खेत में हमारे जो है प्राण मिलेंगे, हमारे खेत में हमारे जो धान मिलेंगे, धन खेत। तो इस कारण से बादल हमारे जो सपने साकार हों, इस वजह से बादल तुम ज़रूर आना। तो किसान निमंत्रण दे रहा है कि बादल तुम ज़रूर आना। ठीक है। हाँ, अब इसको देख लीजिए आप कि आप अपनी कॉपी पे कैसे करेंगे। ठीक है, यदि आपके कॉपी पे आता है, बुक में आता, कॉपी में और एग्ज़ाम में आएगा, तो आप इसको कैसे करेंगे। तो धान उगेंगे ये आप लिखेंगे पहले। ठीक है, फिर उसके बाद डॉट 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 करके बादल ज़रूर, इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ हम आपको कई बार बता चुके हैं कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है। प्रस्तुत गीत, ये क्या है, गीत है। प्रस्तुत गीत हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के संकलित पाठ धानों के गीत नामक
धानों के गीत नामक शीर्षक से, यहाँ पे गीत के स्थान पे लिख दीजिए शीर्षक, ये शीर्षक है ना, तो गीत के स्थान पे लिखिए आप शीर्षक। ठीक है, क्या लिखेंगे आप? शीर्षक से उद्धृत किया गया है। उद्धृत किया गया है का तात्पर्य क्या होता है? लिया गया है। ठीक है, यह गीत लेखक केदारनाथ सिंह द्वारा रचित है। प्रस्तुत गीत में किसान की तान में सुर मिलाकर धान, चांदी एवं गांव के विकास की बड़ी ही सरलता से प्रस्तुत किया गया है। ये जो ऊपर का है ना, वो क्या है? वही आपका प्रसंग है, वही प्रसंग हम जो है इसमें लिख दिया गया है और वही प्रसंग है ही। ठीक है, इसकी तो ये आप लिख लेंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? भावार्थ। भावार्थ क्या है बच्चों? प्रसंग क्या होता है? प्रसंग भी वही जो हमने बताया ना, निचोड़, और वो ऊपर जो लिखा होता है आपके धान के गीत में, वो धान का गीत ही वो क्या है? प्रसंग ही तो है एक तरह से। ये देखिए, ये जो है ये एक तरह से क्या है? प्रसंग ही तो है, आपके गीत का प्रसंग है। तो चलिए भावार्थ इसका करते हैं। भावार्थ क्या है बच्चों? की लहलहाते धान के खेतों को देखकर किसान क्या हो जाता है? प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि उसके खेतों में धान होंगे जिनके लिए वर्षा की पानी की ज़रूरत होने के कारण बादल को आने का निमंत्रण देता है। चंद्रमा धान की कोमल बालियों पर चांदनी छिटकाएगा और सूरज सूखी रेत में प्रकाशित होगा। ये सब कल्पना वो करता है। वर्षा होने के कारण खेत के आगे के रास्ते खाली हो जाएंगे, सूने पड़ जाएंगे और बांसों के पेड़ झुक जाएंगे। संध्या समय नमी से आंखें गीली हो जाएंगी, मतलब वो भावुक हो जाएंगे किसान, और सवेरे खेतों में धान लहराता नजर आएगा, जिसके लिए बादल को आने का निमंत्रण दिया जा रहा है, जिससे वर्षा होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। बहुत ही टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है, बस आप अपने भाव को खुद भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, जब आप अपने भाव को व्यक्त करेंगे तो वो उससे बेस्ट और कुछ नहीं होगा, और कोई व्याख्या हो ही नहीं सकती है जब आप अपने भाव से अपनी तरफ से लिखेंगे तो। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं हम लोग। धान कपेंगे कि प्राण कपेंगे, कपेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल ज़रूर। धूप ढरे तुलसी वन झरेंगे, सांझ गिरे पर कने, पूजा की बेला में ज्वार झरेंगे, धान दे की बेर, आना जी बादल ज़रूर। धान पकेंगे कि प्राण पकेंगे, पकेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल ज़रूर। चलिए अब इसका हम लोग क्या करते हैं? अर्थ देखते हैं। इसका हम लोग पहले शब्दार्थ देखते हैं। धान कपेंगे कि प्राण कपेंगे, यहाँ कपने से क्या तात्पर्य है बच्चों? कपने से तात्पर्य है कि जब हमारे खेत में धान की हरियाली हो जाती है, जब खेत में धान हो जाते हैं, वो क्या करते हैं? हिलते हैं ना, ऐसे से हिलते हैं ना, उस हिलने को बोल रहा है कपेंगे, प्राण कपेंगे। जब धान हिलेंगे तो वो क्या होगा? वो धान नहीं हिल रहे हैं, वो हमारे प्राण हिल रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि वो धान नहीं हिलेंगे, वो हमारे प्राण हिलेंगे। अब वो धान ही तो है उनके प्राण, उनकी जमा पूंजी, उनकी जो है उनकी मतलब कह सकते हैं आप, उनके घर का जो राशन चलेगा, उनका रोजी रोटी सब कुछ, वो क्या है? वो धान ही तो है। तो वो तो धान नहीं है, धान है तो वो धान किस रूप में है? प्राण के समान है किसानों के लिए। ठीक है, तो क्या है बच्चों कि कपेंगे हमारे खेत में, हमारे खेत में वो धान नहीं हिलेगा, वो क्या हिलेंगे? हमारे प्राण हिलेंगे। आना जी बादल ज़रूर, बादल आपको निमंत्रण मैं दे रहा हूँ, किसान कह रहे हैं आपको मैं निमंत्रण दे रहा हूँ कि आप ज़रूर आना। धूप ढरे तुलसी वन झरेंगे, धूप ढरे तुलसी वन झरेंगे। धूप जैसे ही ढल जाएगी, धूप जैसे ही शाम होने लगेगी, धूप जैसे ही ढल जाएगी, तुलसी जी हिलने लगेंगी, उसके पत्ते जो है झरने लगेंगे।
सांझ घिरे पर कनेर, और सांझ घिरे पर और संध्या के समय में कनेर, कनेर कनेर जानते हैं, पीला पीला फूल होता है उसमें, कनेर का फूल, हाँ उसमें फूल खिल जाएंगे, कनेर में फूल खिल जाएंगे, कनेर हो जाएगा, सांझ घिरे पर कनेर खिल जाएंगे। पूजा की बेला में ज्वार झरेंगे, और पूजा की बेला में, और जब पूजा की बेला होती है ना, पूजा की बेला में ज्वार झरेंगे, और पूजा की बेला में मतलब कि सांझ की उसको क्या कहेंगे आप, गोधूली वेला में वो क्या होंगे, ज्वार झरेंगे। ठीक है, ज्वार, और गोधूली वेला में क्या पढ़ेंगे, ज्वार हमारे झरेंगे, यहाँ से तात्पर्य है हिलेंगे, ज्वार या फिर धान, आपके ज्वार या धान, झरेंगे से मतलब क्या है, हिलेंगे। तो गोधूली वेला में, पूजा के बेला में क्या करेंगे, धान या ज्वार हिलेंगे। धान दिए की बेल, धान दिए कि, अब धान की तुलना किससे कर रहा है, ज्वार से कर रहा है, और बेर से कर रहा है, बेर से, बेर और बैर में अंतर होता है। बैर मीन्स होता है दुश्मन, और बेर मीन्स होता है फल, होता है खाने वाला फल। हाँ, तो ऐसा लगेगा हमें कि धान है, कि वो बेर वो जो धान होता है ना, उसमें जो है ढेर सारी कलगियाँ पड़ जाती हैं, तो वो ऐसा लगने लगता है जैसे बेर हो, बेर के पेड़ में बेर लटका हो, उस प्रकार से लगने लगता है कि धान है, कि वो बेर है, बेर के समान धान दिखाई पड़ने लगता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या है कि सांझ के समय पे कनेर, जैसे ही धूप ढल जाएगी तो तुलसी वन में तुलसी जी जो है हिलने लगेंगी। ठीक है, तुलसी हिलने लगेंगी। और सांझ के समय में, शाम के समय में कनेर खिल जाएगा, कनेर फूल खिल जाएंगे। गोधूली बेला में ज्वार हिलेंगे, ज्वार भी तो लगते हैं ना, ज्वार या धान वो हिलने लगेंगे, और धान इस प्रकार लगेगा जैसे वो बेर हो, बेर का फल हो, उसी भांति धान लगने लगेगा। तो इसलिए आना जी बादल ज़रूर, ये सब क्रियाएं होने के लिए बादल आपका आना बहुत ज़रूरी है। बादल को निमंत्रण देते हुए किसान कहते हैं कि बादल ज़रूर आना आप। धान पकेंगे कि प्राण पकेंगे, फिर वो धान नहीं पकेंगे, फिर वो जो बारियाँ होंगी वो धान नहीं पकेंगी, हमारे प्राण पकेंगे, वो धान रूपी हमारे प्राण पकेंगे हमारे खेत में। इस वजह से बादल ज़रूर आना। ठीक है, चलिए, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, ऐसे ही लिखेंगे। पहला शब्द लिख लेंगे हम लोग, धान कपेंगे, फिर बादल ज़रूर आना, बादल ज़रूर। ठीक, फिर संध्या एवं प्रसंग वही पूर्ववत रहेगा, क्योंकि कुछ डिफरेंट थोड़ी है, वही चीज़ है। हाँ, तो वही रहेगा। और भावार्थ क्या है, भावार्थ है किसान खेत में हिलते हुए धान को देखकर प्रसन्न हो जाता है, कि प्रसन्न हो जाता है कि हवा चलने पर धान हिलने लगेंगे। हवा जब चलेगी तभी तो धान हिलेंगे, और बड़े बड़े हो जाएंगे तो धान हिलने लगेंगे। पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए बादलों को अनिवार्य आगमन का निमंत्रण देता है, कि बादल तुम ज़रूर आना। ज़रूर मतलब अनिवार्य है, आना ज़रूरी है, ज़रूर आना। ठीक, निमंत्रण देता है। धूप ढलने पर तुलसी के पौधे खेत में हिलने लगेंगे, और संध्या समय पर कनेर के फूल खिल उठेंगे, और ज्वार और धान की लहलहाती फसल हिलती नज़र आएगी। फसल की पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए किसान बादलों को अनिवार्य रूप से आने का निमंत्रण देता है, और कहता है कि धान का फसल उनके खेतों में पक जाएगी, अर्थात उनके खेत में धान पक जाएंगे। इस वजह से निमंत्रण देते हुए कहता है कि बादल तुम ज़रूर आओ, तभी हमारे ये सपने साकार हो पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है फिनिश होता है ये व्याख्या फिनिश हुई है। इसका जो क्वेश्चन आंसर है, इसका अभ्यास है, हम अगले वीडियो में करवाएंगे बच्चों। और अंत में आपसे ये कहेंगे, ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको
अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक ज़रूर किया करिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करिए, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। जब आप बेल आइकन दबाएंगे ना, तभी जो है आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपकी जो है मॉब पे आ जाएगी, मोबाइल पे आ जाएगी। और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें, वो भी देख सकें, ठीक। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।